हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और ये जो 1 जून से मैं आपकी सीरीज शुरू कर रहा हूँ ना बेटा, जैसे आपके चालीसा हुआ करते थे ना, आपने सुना होगा ना भगवान में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, ऐसे ही यहाँ पे हम करंट अफेयर चालीसा शुरू कर रहे हैं। 40 डेज 40 वीडियोस आएंगे आपके, और उन 40 वीडियोस में मैं आपको पूरा इंडिया का जो स्टैटिक है, जो आपके ज्योग्राफिकल मैप से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं इंडिया से, वो सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान रखना, इस 40 डेज की सीरीज में आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडिया से बनते हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करूंगा। यहाँ पे फॉर्मेट भी थोड़ा सा आपका चेंज होगा। जैसे अभी तक हम आपके सिर्फ क्वेश्चंस की फॉर्म में डील कर रहे थे, यहाँ पे फॉर्मेट भी आपका टोटली चेंज होगा और एक नए फॉर्मेट से हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका करंट अफेयर चालीसा है, करंट अफेयर चालीसा का पहला डे जो है, डे वन में आपका पहला वीडियो शुरू करते हैं बेटा, है ना। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहली चीज कि सर 1 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। तो बेटा यहाँ पर हम याद रखेंगे 1 जून को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हमें याद रखनी है। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे जो आपका सेलिब्रेट होता है कब होता है? 1 जून को। एक्चुअली हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर जब हुआ था आपका, वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड वॉर में काफी सारे सोल्जर्स की, सिविलियन की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जिन्हें कोई देखने वाला नहीं था, कोई इनका केयर टेकर नहीं था, कोई इनके पेरेंट्स नहीं बचे थे। तो उन बच्चों की अवेयरनेस से रिलेटेड, उन बच्चों की वेलनेस से रिलेटेड जो आपकी अवेयरनेस स्प्रेड करना, उन बच्चों के राइट्स वगैरह से रिलेटेड आपके काम करने के लिए या उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका 1 जून को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे रिकॉग्नाइज किया गया था। ये इनिशियली आपका 1959 के अराउंड से ये शुरू हुआ था। कुछ सोर्सेज 1950 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने जो है आपका 1959 से इसे आपका अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे जो सेलिब्रेट होता है वो आपका 1 जून को होता है। 1959 से ये चीज जो है वो आपका शुरू हुई थी। अब यहाँ पे कुछ डे और भी याद रखेंगे। अब देखो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे कब है? 1 जून को। वहीं आपसे पूछा जाए वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो है वो आपका कब होता है? वो होता है आपका 20 नवंबर को। 20 नवंबर को होता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। और आपसे पूछा जाए नेशनल चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे। अब नेशनल चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट होता है बेटा? ये होता है 14 नवंबर को। तो हम यहाँ पर 3 दिन याद रखेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आता है नेशनल चिल्ड्रंस डे, आंसर क्या होगा? 14 नवंबर। अगर आपसे क्वेश्चन आता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, आंसर क्या होगा? 20 नवंबर। अगर आपसे क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? 1 जून। तो देखा, ये तीनों ही नाम है आपके एक जैसे नाम में, तीनों ही चिल्ड्रंस डे हैं, लेकिन 3 अलग अलग डेज पर सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है, तो बेटा बहुत प्यारे से बच्चे और प्यारे से बच्चों के लिए आपके ये 3 डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। और भी डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो भी आपको इस सीरीज में मालूम पड़ेंगे। बट याद रखना आपका चिल्ड्रंस डे है ना, तीनों डेज मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका वर्ल्ड मिल्क डे। अब मिल्क डे भी कब सेलिब्रेट होगा आपका? 1 जून को, है ना, 1 जून को। बेटा मिल्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बचपन में हमारा पहला फूड क्या होता है? मदर मिल्क होता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका फूड है क्या? आपका मिल्क, है ना। अब यहाँ पे देखो ये मिल्क डे जो है ना, ये आपका इसका थीम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड मिल्क डे 2024 की थीम क्या है, तो थीम क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ डेयरी इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड नरिशिंग द वर्ल्ड। समझ सकते हो बेटा, दूध पियो बॉडी बनाओ। अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। या फिर आपका फर्स्ट बर्थ के बाद जो फर्स्ट आपका फीड जो दिया जाता है बच्चों को, 5 से 6 महीने तक, 1 साल तक जो फीड दिया जाता है वो किसका दिया जाता है? वो मिल्क का ही दिया जाता है। मिल्क एक प्रॉपर फूड होता है, एक कंप्लीट फूड सोर्स होता है, मिनरल, जिसमें सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस आपको मिलते हैं। इसी वजह से तो एक छोटे बच्चे को सिर्फ मिल्क ही दिया जाता है ना। आपको देख रहे हो ना, फीड में उसे क्या दिया जाता है, खाने में उसे क्या दिया जाता है? मदर मिल्क दिया जाता है, जो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, कंप्लीट फूड होता है आपका मिल्क। न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रोटीन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है मिल्क में, है ना। हम लोग याद रखेंगे वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 जून को।
और इसका थीम क्या था, द सिग्निफिकेंस ऑफ डेयरी इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड नरिशिंग द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो हमने यहाँ पे शुरू करी है सीरीज में, वो इंडिया की स्टेट वाइज हम इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो है हम यहाँ पर आपका डिस्कस करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं, इस वजह से भी ये डाटा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जनरली आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ये डाटा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहली चीज हम यहाँ पे स्टेट लेते हैं आपका हिमाचल प्रदेश। हमने स्टेट कौन सा लिया आपका? हिमाचल प्रदेश। अब देखो बेटा, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है उत्तरांचल या उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। तो 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और 2 यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका हिमाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, है ना। तो कह सकते हो टोटल आपके 6 आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर आपका बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, किसके साथ? चाइना के साथ। हिमाचल प्रदेश की बोलूं तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है हिमाचल प्रदेश? आपका चाइना के साथ। तो ये तो हो गया इसके बॉर्डरिंग स्टेट, या आपका इंटरनेशनल बॉर्डर जो बनाता है वो किसके साथ बनाता है। ठीक है, कब फॉर्मेशन हुआ हिमाचल प्रदेश का? फॉर्मेशन हुआ 1956 में, है ना, 1956 में, 1 नवंबर 1956, जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट ने जब 14 स्टेट बनाए थे और आपके 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए थे, तब हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया था 1956 में। बट हिमाचल प्रदेश आपका स्टेट कब बनेगा? हिमाचल प्रदेश स्टेट बनेगा 1971 में, है ना। तो हिमाचल प्रदेश को स्टेट का जो आपका स्टेटस मिला था वो कब मिला था? आपका 1971 में मिला था, 25 जनवरी को मिला था। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, है ना, समर कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला, है ना। 2 कैपिटल रहेंगी, समर कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला रहेगी। हिमाचल प्रदेश के करंट में गवर्नर कौन है आपका? शिव प्रताप शुक्ला। और हिमाचल प्रदेश के करंट में आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना, जो आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने अभी वहाँ पे इलेक्शन जीता है, कांग्रेस की ही सरकार है वहाँ पे, और कांग्रेस के जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब बेटा देखो, यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन अभी आपका चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे लोकसभा की सीट पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी सीट है लोकसभा की। तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा की और 3 सीटें हैं किसकी? राज्यसभा की, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं जो आपकी लोकसभा से आती हैं, और आपका 3 सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए अलॉट हैं, एलोकेटेड हुई है हिमाचल प्रदेश से। तो हमने एक आपका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखी हिमाचल प्रदेश के बारे में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ, है ना। हिमाचल प्रदेश के कुछ टूरिस्ट लोकेशंस बता देता हूँ। कुल्लू मनाली सबने सुना होगा, मनाली आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कसौल सुना होगा, बहुत पॉपुलर है कसौल, आजकल बहुत सारे लोग कसौल जाते हैं। मैक्लोडगंज भी कहाँ है? हिमाचल में। धर्मशाला, है ना, धर्मशाला के अलावा आपका मैक्लोडगंज हो गया, उसके अलावा आपका डलहौजी। ये सारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, ये सारे ही टूरिस्ट स्पॉट कहाँ हैं? आपके हिमाचल प्रदेश में। कुछ माउंटेन पासेस भी बता देता हूँ मैं आपका हिमाचल प्रदेश में, है ना। माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं? रोहतांग पास। जो भी लोग आपके कुल्लू मनाली जाते हैं, मनाली घूमने जाते हैं, वो आपका पास में ही है रोहतांग पास। और जो आपके मनाली से लेह की तरफ जाते हैं तो वो एक और माउंटेन पास को क्रॉस करते हैं, वो कौन सा है? बारालाचा। ये 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हैं आपके, रोहतांग पास और बारालाचा पास, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है सिपकीला माउंटेन पास। पूछा जाए आपसे कि सतलज रिवर हिमाचल में या इंडिया में एंटर होती है कौन से माउंटेन पास से? सिपकीला माउंटेन पास से। तो हमने एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपके हिमाचल प्रदेश से बन सकते हैं।
करंट में आपके गवर्नर पूछ सकता है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो लोकसभा की सीटें पूछ सकता है, राज्यसभा की सीटें पूछ सकता है, कैपिटल चांसेस कम है लेकिन फिर भी पूछ लेता है आपका। माउंटेन पासेस देख लिए, किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ आपका इंटरनल बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसी तरीके से शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे हर स्टेट की, हर डेली एक नया स्टेट लेंगे और उसकी इस शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में आपका मोल्डोवा आया है ना, मोल्डोवा। तो आपसे पूछ रहे हैं मोल्डोवा जो है वो कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। बेटा ये न्यूज़ में क्यों आया है, पहली चीज़ तो ये समझना, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने, यूएसए ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि वो आपका $135 मिलियन देगा, $135 मिलियन देगा किसे, आपका मोल्डोवा को, ताकि वो रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो कम कर पाए, ख़त्म कर पाए, है ना। रशिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा इकोनॉमी है, वो इन्फ्लुएंस करती है मोल्डोवा को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे मोल्डोवा जो है वो रशियन इन्फ्लुएंस से बच पाए, इसके लिए जो आपका अमेरिका है वो फंडिंग करेगा और कितना पैसा देगा, आपका $135 मिलियन देगा। ठीक है, किसे, मोल्डोवा को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। आपको ये तो समझ में आया होगा कि भाई रशिया अगर इन्फ्लुएंस करते हैं तो रशिया के पास वाला ये कंट्री होगा, इतना तो एक आइडिया होगा, तभी तो रशिया इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। लेकिन बेटा याद रखना, मोल्डोवा रशिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये एक लैंडलॉक कंट्री है और ये बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन से। ये बॉर्डर किससे शेयर करता है, यूक्रेन से। ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है, यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है, तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एक बार मैप देख लेते हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखो ये मोल्डोवा का मैप है, इस तरफ आपको यूक्रेन दिख रहा है, इस तरफ आपको रोमानिया दिख रहा है। कितने कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है मोल्डोवा आपका, दो कंट्रीज से। कौन कौन से दो कंट्रीज हैं आपके, यूक्रेन है और रोमानिया है। रशिया से दूर है, रशिया से कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्या मोल्डोवा लैंडलॉक कंट्री है या उसका कोई कोस्टल बाउंड्री है, मोल्डोवा लैंडलॉक कंट्री है। बेटा देखो इधर रोमानिया है, इधर आपका यूक्रेन है, और यहाँ पे देखो इसका कोई भी बॉर्डर जो है वो ब्लैक सी से शेयर नहीं कर रहा है। तो मोल्डोवा क्या है आपका, एक लैंडलॉक कंट्री है। मोल्डोवा की कैपिटल भी देखो यहाँ पे लिखी हुई है ना, चिसिनाउ करके आपकी ये कैपिटल लिखी हुई है मोल्डोवा की। ठीक है, मोल्डोवा की करेंसी क्या है, मोल्डोवियन लीव, क्योंकि आपने करेंसी देखो, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ कि मैंने देखा बहुत सारे एग्जाम में आपका करेंसीज दे देते हैं और कंट्री दे देते हैं और मैच द फॉलोइंग करवा देते हैं। तो जितनी भी इस तरीके के न्यूज़ में आएंगे आपके कंट्रीज, वो हम सारे कवर करेंगे, उनकी करेंसीज कवर करेंगे, कैपिटल कवर करेंगे, उनके बॉर्डर जो है वो आपके वो कवर करेंगे, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पीक या लेक या कुछ ऐसा होता है तो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो आपसे बोल रहे हैं बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। बेला ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिंटिंग है, जो कौन से स्टेट से आपका बिलोंग करता है। तो याद रखना है ये आपका बिलोंग करता है गुजरात से। गुजरात में जो कच्छ का रीजन है ना, गुजरात में जो कच्छ का रीजन है उस तरफ ही आपका ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। इससे आपके बेडशीट्स वगैरह भी बनते हैं, इससे आपके क्लोथिंग में भी बनता है, टेक्सटाइल भी बनता है। तो कई तरीके के इससे आपके कपड़े बनते हैं, चाहे वो वियर के लिए हो, चाहे वो आपका नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए हो। ठीक है, थोड़ा सा देखो समझना, ये आपको इमेजेस दे रखे हैं। ये आपको देखो एक ब्लॉक होता है, इस तरीके का आपने क्या किया, डाई बना लिए। डाई में आपने ये पहले से ही शेप बना रखे हैं, है ना। इन शेप को आप स्टैम्प की तरह क्या करोगे, स्टैम्प की तरह आप इसे कलर में डिप करोगे। कलर में डिप करने के बाद आप क्या करोगे, इसे जो आपका टेक्सटाइल है उस पर ही आप प्रिंट कर दोगे, है ना। उस पर आप फोर्स करोगे, एज अ स्टाम्प आप उसे लगाओगे और वो क्या होगा, प्रिंट होके एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके के आपके डिज़ाइन जो है वो बन जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया बेला आपका ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कहाँ होती है, गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ वाले रीजन में ये होती है। एक्चुअली क्या हुआ है, ये थ्रेटन हो रहा है, ये आपका ख़त्म होती जा रही है। बोला जा रहा है कि आपके नए कोई भी यंग वंस ऐसे नहीं है, कोई भी यंग जनरेशन में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो इस मेथड ऑफ प्रिंटिंग को आपका अडॉप्ट कर रहे हो। तो जो इसके वर्कर्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, पुराने लोग आपके ख़त्म होते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोई आपका नहीं होगा जो इन्हें अडॉप्ट करेगा। तो ये क्या होगा, ये आपको धीमे धीमे एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपका ये भी याद रखना, खत्री कम्युनिटी है जो आपका
बेला ब्लॉक पेंटिंग प्रिंटिंग जो है उसे आपका प्रैक्टिस करती है। तो आपसे रीजन पूछा जाए तो गुजरात का कच्छ याद रखेंगे, और अगर कम्युनिटी पूछी जाए तो खत्री कम्युनिटी है, हम वो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा इंडियन एयरफोर्स जो है ना उसने पार्टिसिपेट किया है रेड फ्लैग एक्सरसाइज में। अब ये बोल रहा है कि ये रेड फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ पर हेल्ड हुई थी, है ना, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुई थी रेड फ्लैग एक्सरसाइज। अब देखो पहली चीज, एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो मतलब ये रेड फ्लैग एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज होगी, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी। ये प्लेन्स वगैरह से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी, है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी। पहली चीज, ऑर्गेनाइज कौन करता है इसे, रेड फ्लैग एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करता है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑर्गेनाइजर कौन है इसका, यूएसए है। तो यूएसए में अगर ऑर्गेनाइज हुई है तो यहाँ पे कहाँ ऑर्गेनाइज हुई होगी, ये अलास्का में, क्योंकि अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का। योकोहामा कहाँ है, जापान में। पेरिस कहाँ है आपका, फ्रांस में। बोन कहाँ है आपका, जर्मनी। तो यूएसए की एक ही प्लेस है अलास्का जहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज हुई है। अब ये जो ऑर्गेनाइज हुई है इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है बेटा, बेटा इसमें यूएसए की जो नेवी होती है, यूएसए के जो मरीन या कोस्ट गार्ड जो होते हैं, उनके जितने भी आपके एयरफोर्स से रिलेटेड या उनके प्लेन्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यूएसए की एयरफोर्स वगैरह। उसके अलावा आपके कई और कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ सिमुलेट किया जाता है, सिमुलेट किया जाना है मतलब क्या होता है, ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए जाते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशंस, जिनमें आपको सेम वॉर वाली कंडीशन जो है वो आपको वो वाला एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस या ट्रेनिंग होती है ना। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। इंडिया ने भी इस बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, और ये इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, अलास्का में। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है वो 2 हफ्ते चलती है, 30 मई से लेकर आपका 14 जून तक ये आपका कंडक्ट होगी। मल्टी नेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, मल्टी नेशनल यानी कि आपका एक से ज़्यादा नेशन पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें 4 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। अभी जो एक्सरसाइज हुई थी जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, हुई क्या, ये चल ही रही है, 30 मई से शुरू हुई है, आपका 14 जून तक चलेगी। तो इसमें आपके 4 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कमेंट करके मुझे ये बताना वो 4 नेशन कौन कौन से हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका जो एक्सरसाइज है वो 2 जगह ऑर्गेनाइज होती है, 2 जगह ऑर्गेनाइज होती है। एक होती है आपका नेवेडा में होती है, और दूसरी कहाँ होती है आपकी, अलास्का में। नेवेडा में होती है और अलास्का में। इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया है वो किस में किया है, अलास्का वाले में, है ना। इंडिया ने अलास्का वाले में पार्टिसिपेट किया है, जो आपका पैसिफिक ओशन आपका एयरफोर्स जो है वो आपका ऑर्गेनाइज करती है, यूएसए में ही करती है। और आपका ये उसके अलावा और कहाँ होती है, नेवेडा में होती है। बेटा नेवेडा के बारे में एक चीज़ और याद रखना, दुनिया में जो सबसे लंबा ब्लॉक माउंटेन है, लंबा मैं बोल रहा हूँ, ऊंचा नहीं, वो आपका कहाँ सिचुएटेड है, नेवेडा में। लॉन्गेस्ट ब्लॉक माउंटेन जो वर्ल्ड में है वो कहाँ आपका सिचुएटेड है, नेवेडा में। तो ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, वापस आते हैं। पहली बार आपकी जो एक्सरसाइज है रेड फ्लैग वो कब हेल्ड हुई थी, 29 नवंबर 1975 में पहली बार ऑर्गेनाइज ये आपका जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय अ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन इज लॉन्च्ड बाय। पहला रॉकेट जो कम्प्लीटली 3D प्रिंटर्स के आपका 3D प्रिंटर से जिसका इंजन वगैरह जो है वो डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, तो उसका जो इंजन बना है इस रॉकेट का वो किससे बना है, 3D प्रिंटर से। तो वो पूछ रहा है ये कौन सा है। ठीक है, अब देखो ये आपका जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस, है ना। तो जो पहला रॉकेट जो आपका बनाया है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, अग्निकुल कॉस्मोस। और जो रॉकेट का नाम है वो क्या है, अग्निबाण। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी आपसे पूछी थी, कंपनी का नाम क्या है आपका, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है, अग्निबाण। अग्निबाण क्या है, पहला आपका रॉकेट है जिसका इंजन 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है, इंडिजिनस है ये टेक्नोलॉजी आपकी। अग्निकुल अग्निबाण ये क्या है, इंडिजिनस है, इंडिया की ही कंपनी है, IIT मद्रास की हेल्प से आपकी कंपनी बनी है ना। तो और ये आपका इसने जो बनाया है वो क्या है, अग्निबाण। ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अ कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस
विच इज स्टार्टेड बाय IIT मद्रास। ये कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस किसने शुरू किया है? आपका IIT मद्रास ने शुरू किया है ना। और इसने हिस्ट्री क्रिएट करी 30 मई को, जब इसने लॉन्च किया अग्निबाण लॉन्च किया, फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय अ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। मतलब अग्निबाण का जो आपका इंजन बना हुआ है, क्रायोजेनिक इंजन जो है वो आपका कंप्लीटली किससे बना हुआ है? आपका 3D प्रिंटर से। कहाँ से ये आपका अग्निबाण लॉन्च हुआ? तो देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है ना, श्रीहरिकोटा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, श्रीहरिकोटा। तो ये आपका कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपका लॉन्च पैड जो है इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड, इसका नाम क्या है? धनुष। इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड क्या है? धनुष, जहाँ से ये आपका लॉन्च हुआ है। कुछ दिनों के पहले की ही न्यूज़ थी, आपका ये आया था कि भाई इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड क्या है। आप क्वेश्चंस में जाओगे, पुरानी सीरीज को चेक करोगे, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लो बेटा आपका इंडिया टेक्नोलॉजी के आपके फील्ड में, स्पेस के फील्ड में कितना डेवलप करता जा रहा है। ठीक है, चलो एक और न्यूज़ आपकी स्पेस से रिलेटेड देखते हैं, है ना। अभी देखेंगे, पहले ये चीज़ बताना मुझे, K9 वज्र पूछ रहा है आपसे कि K9 वज्र जो है वो क्या है ना। क्या वो आपका न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है? क्या वो 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है? क्या वो एस्टेरॉयड है? क्या वो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, क्या वो तोप है ना। तो यहाँ पे याद रखना K9 वज्र जो है वो आपका क्या है? सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है आपका K9 वज्र। समझ में आया? अब देखो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लो। K9 वज्र किसने बनाया है? ये आपका L&T ने बनाया है, बिल्ड बाय L&T। कंपनी कौन सी? L&T। टेक्नोलॉजी कौन से कंट्री से लिया हमने? साउथ कोरिया से, है ना। साउथ कोरिया से हमने टेक्नोलॉजी लिया, जिसका बोर वगैरह जो है वो आपका 155 mm, 52 कैलिबर, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है बोर का आपका, लेकिन हमें याद रखना है कंपनी कौन सी है जिसने बनाया? L&T ने बनाया, L&T ने बनाया। और आपका कहाँ से टेक्नोलॉजी? साउथ कोरिया से। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये फायर वेरियस शेल्स, इट कैन फायर वेरियस शेल्स, ऑल वेल्डेड स्टील आर्मर, स्ट्राइकिंग टारगेट अप टू 50 किलोमीटर। इसकी रेंज जो है वो 50 किलोमीटर तक की है, और ये 3 राउंड फायर कर सकता है 15 सेकंड में, बर्स्ट रेट पे, है ना। कई तरह की फायरिंग होती है ना, एक सिंगल राउंड होती है, एक बर्स्ट होती है। तो बर्स्ट में ये आपका 3 राउंड फायर कर सकता है 15 सेकंड में। इसका नाम क्या है? K9 वज्र करके। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आपने बोला इसरो। अब इसरो ने पहला वीनस मिशन जो है वो आपका प्लान किया है। अभी ये आपका लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इसरो ने प्लान किया है कि हम वीनस पे भी अपना एक मिशन भेजेंगे। ये आपका टारगेटेड तो ये था कि भाई आपका 2023 तक जाएगा, टारगेट था आपका 2023 तक आपको ये जो मिशन है वो कंप्लीट करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट आपका कोविड आ गया, कोविड की वजह से ये जो आपके टारगेट है ये आपके लेट हो गए हैं, और अभी इसको प्लान किया गया है नवंबर दिसंबर 2024 तक ये आपका जो है वो लॉन्च हो जाएगा, पहला वीनस मिशन इंडिया की तरफ से। ठीक है, वो उसका नाम पूछ रहा है सिंपल आपसे कि वो वीनस मिशन जो है उसका नाम क्या है। तो वीनस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शुक्र। तो इसका नाम क्या होगा? शुक्रयान। जैसे चंद्रयान था वैसे ही वीनस पे जो जाएगा, वीनस को हिंदी में शुक्र बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? शुक्रयान 1 पहला मिशन होगा, तो 1 लगेगा आपका, है ना। तो शुक्रयान 1 इंडिया ने प्लान किया है, कब तक जाएगा? 2024 के दिसंबर तक ये आपका प्लान है कि यह आपका मिशन जो है वो लॉन्च हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वीनस के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बेटा वीनस जो है, अच्छा ये आपका डिस्कशन में इस वजह से भी आया था, वीनस आपका इस वजह से भी वीनस आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में आया था, क्योंकि वीनस पे आपकी जो स्टडीज़ हुई हैं तो आपका ये भी देखा गया है कि जितने हमने एक्सपेक्टेशंस थे हमारे वीनस पे वॉल्केनिक इरप्शन के, उससे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हमें मिले हैं कहाँ पर? वीनस पे मिले। इस वजह से भी आपका न्यूज़ में आया था। चलो वीनस के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। वीनस आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस जो है वो आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? कार्बन रिच एटमॉस्फेयर है,
जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से वीनस जो है वो आपका गर्म होता जाएगा और हॉटेस्ट प्लेनेट बन जाएगा। तो वीनस का रोटेशन जो है वो अर्थ के रोटेशन के उल्टा है ना। वीनस रोटेट कैसे कर रहा है आपका, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, और बाकी प्लैनेट्स का रोटेशन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, वीनस जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, रिवर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोला जाता है। बहुत गर्म है, इसकी वजह से अर्थ के बराबर ही इसका वेट या साइज है, जिस वजह से इसका बोला जाता है इसे सिस्टर ऑफ अर्थ या ट्विन ऑफ अर्थ बोला जाता है। कोई सैटेलाइट नहीं है, और इसका जो रोटेशन का टाइम है वो मैक्सिमम है। ऑलमोस्ट ये अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए 243 डेज लेता है, 243 डेज होता है। तो कह सकते हो वीनस पे जो आपका दिन और रात होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बेटा ऑलमोस्ट 120 डेज से ज़्यादा ये आपका लेता है एक दिन को कंप्लीट करने में, है ना। एक रोटेशन कंप्लीट करने में ये कितना टाइम लेता है, 243 डेज। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन वीनस के बारे में सफिशिएंट है। ठीक है, एक दो न्यूज़ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो न्यूज़ क्या है आपका, बेटा निफ्टी ने ना निफ्टी ईवी शुरू किया है ना। निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स जो है वो आपका शुरू किया है निफ्टी ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना निफ्टी ने ये क्यों शुरू किया है। अभी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है उसने आपका ये लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडेक्स। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स। अब ये आपका क्या है, इट एम टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ ईवी इकोसिस्टम। तो जितनी भी कंपनी आपके ईवी इकोसिस्टम का पार्ट बन रही हैं वो सारी इस इंडेक्स में जो है इन्वॉल्व होंगी, है ना। या आपके इस इंडेक्स में ईवी से रिलेटेड आपके न्यू एज डेवलपमेंट ऑटोमेटिव व्हीकल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी से आपकी वर्क कर रही हैं वो सारी ही इस इंडेक्स में जो है वो आपका लिस्ट की जाएंगी, उनके परफॉर्मेंस जो है वो आपका चेक किया जाएगा। इंडेक्स का बेस ईयर क्या रखा है, 2 अप्रैल 2018। बेस वैल्यू क्या रखी है, 1000 रखी है। जितने भी कंपनीज आपके निफ्टी 500 का पार्ट हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 500 का पार्ट है, वो आपका निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स का भी पार्ट हो सकते हैं। और ये आपका ये जो इंडेक्स होगा सेमी एनुअली तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, और रीबैलेंस होगा आपका क्वार्टरली, मतलब 3 महीने के बाद ये आपका रीबैलेंस होगा, और 6 महीने के बाद, है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूट हो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगली एक न्यूज़ और देख लेते हैं, एफडीआई। तो बेटा देखो एफडीआई जो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो आपका रिसेंट जो आपके आरबीआई ने डाटा दिया है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिसेंटली आपका ग्रॉस एफडीआई जो है वो आपका कम हो गया है। पहले कितना था, पहले था आपका $71.4 बिलियन, है ना, 2022 और 23 में। लेकिन अभी आपका 23 और 24 में ये कितना रह गया है, $71 बिलियन। तो $0.4 बिलियन का जो है वो आपका चेंज आया है, डिफरेंस आया है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस आपको लग रहा है कि सर 0.4 का तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बेटा $0.4 बिलियन है। ये एक बहुत मेजर आपका डिफरेंस है ये, अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स में देखेंगे तो। अगर नेट एफडीआई की बात करी जाए तो बेटा नेट एफडीआई में तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। नेट एफडीआई क्या होती है, इनवर्ड एफडीआई और आउटवर्ड एफडीआई। तो नेट एफडीआई जो है वो आपका $10.6 बिलियन है, कब, 2023-24 वाले ईयर में, जबकि उससे पहले 22 और 23 में कितनी थी, $28 बिलियन। तो नेट एफडीआई में तो एक बहुत मेजर चेंज आया है बेटा, $18 बिलियन का आपका चेंज आ गया, समझ रहे हो। तो आपका कितना है, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, 1/4 रह गई है आपका ये, है ना, आपका लगभग आपका 30% इसके कंपैरिजन में 30% के करीब रह गई है आपका, 30-40% के अराउंड में। एफडीआई के लिए बोला जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है आपका, सिंगापुर से आता है। सिंगापुर के बाद मॉरिशस से आता है, या यूएसए से आपका एफडीआई आता है। सबसे ज़्यादा एफडीआई किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी में आता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर सर्विसेज में आपका एफडीआई जो है वो आता है इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आपका आता है। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो बेटा ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आई हो, ये फॉर्मेट अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो बेटा लाइक किए बिना मत जाना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। पहली बार चैनल पे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं कि सर इस सीरीज़ में कुछ और चीज़ें इंक्लूड करिए, तो वो आप मुझे कमेंट करना, वो चीज़ें भी मैं आपका इसमें इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। तो बेटा ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ करंट अफेयर के, और इस सीरीज़ के एक और नई वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CUET का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका SSC का एग्ज़ाम हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए सभी के लिए ये सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।